हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, की ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का वो कहाँ होता है? तो ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का वो कहाँ होता है? वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होता है? वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। सो इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है ओवरी, तो ओवरी में नहीं होता, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो लेट्स सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है एल्गी एंड फंजाई कॉमनली परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की जो एल्गी और फंजाई है वो कॉमनली क्या परफॉर्म करते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एज वी ऑल नो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू young ones, that is known as reproduction. Give birth to young ones, जिसमें जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये होता है बायपेरेंटल, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे हम कहते हैं यूनी पेरेंटल, यूनी पेरेंटल। और एज वी ऑल नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। तो एल्गी एंड फंजाई कॉमनली परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरा है वाटर हाइसेंथ डिप्राइव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ फिशेस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस, की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक फास्ट प्रोसेस है, किसके कंपैरिजन में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। तो बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो थर्ड ऑप्शन होगा वही क्या होगा? सही आंसर, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस नहीं होता इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विवो कहते हैं, बोथ ए एंड बी या मोर देन वन ऑफ द अबव। एज वी ऑल नो कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एज वी ऑल नो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सिंपल, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? सिंपल, fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete, male and female gamete to form a
जायगोट, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज द सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज वी ऑल नो फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म अ जायगोट। अब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो कहाँ होता है, वो होता है फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज दैट क्लियर कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट के बेसिस पे कि वो इनसाइड होंगे या फिर बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर होंगे या फिर बॉडी के बाहर होंगे, उस बेसिस पे हम इसे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके नाम से ही पता चल रहा होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन फीमेल पेरेंट के अंदर हो रहा हो, यानी कि बॉडी के अंदर हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल पेरेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन, काउ, मंकी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल पेरेंट, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फिश और फ्रॉग। अब क्वेश्चन में पूछा था कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन ग्लास की जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, विच रेफर टू फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है। एज वी ऑल नो दैट इज आउटसाइड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आर्टिफिशियल टेक्निक है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें ओवम और स्पर्म को फ्यूज किया जाता है इन अ फ्लूइड मीडियम इन अ लैबोरेटरी, और आफ्टर दैट उस जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस ऑफ द फीमेल पेरेंट to successfully develop a pregnancy. Is that clear? कि after that the zygote is transferred to the uterus of the female parent to successfully develop a pregnancy, और इसे ही हम क्या कहते हैं, in vitro technique या in vitro fertilization, that is an artificial technique. Is that clear? Next question. क्वेश्चन नंबर 4 है एट प्यूबरिटी, ठीक है। कब बात हो रही है, एट प्यूबरिटी, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है इन ह्यूमन बीइंग इज रिलीज बाय, एट प्यूबरिटी टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन बीइंग इज रिलीज्ड बाय, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जो टेस्टिस हैं वो क्या रिलीज करती हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टिस रिलीज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन in human being at puberty, at puberty। तो जो टेस्टिस हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, तो जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, जो कैसा है, एक सेक्स हार्मोन है। तो टेस्टिस रिलीज टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है, विच इज अ सेक्स हार्मोन, विच इज अ सेक्स हार्मोन। इज दैट क्लियर कि जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है इन ह्यूमन बीइंग एट प्यूबरिटी। इज दैट क्लियर, एट प्यूबरिटी, जो क्या करता है, जो मेल फीचर्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मेल फीचर्स। लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है टेस्टिस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो जो सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एंथर, कि इनमें से कौन सा एंथर का पार्ट नहीं है। तो एंथर का पार्ट, पहला ऑप्शन है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो है वो किसका पार्ट है, एज वी ऑल नो वो एंथर का पार्ट है। एंथर लोब्स भी क्या है, एंथर का पार्ट है, ठीक है। फिलामेंट भी क्या है, एंथर का ही पार्ट है। बट जो कार्पल है, कार्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर, ये एंथर का पार्ट नहीं है। कार्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर। अगर ये एंथर का पार्ट नहीं है तो कार्पल क्या है, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल क्या है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन। इज दैट क्लियर? अगर ये एंथर का पार्ट नहीं है तो कार्पल क्या है? कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन अ फ्लावर। इज दैट क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन in a flower composed of stigma, style, ovary. Composed of stigma, style, ovary. Is that clear? तो जो कार्पल है that is the female reproductive organ in a flower, तो composed of any that is stigma, style and ovary. Is that clear? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पार्ट एंथर का नहीं है, तो कार्पल नहीं है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज विविपेरस, कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो विविपेरस है। तो बात करें विविपेरस क्या होते हैं। विविपेरस इट गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, विविपेरस कौन होते हैं? इट गिव बर्थ टू यंग वंस, वो होते हैं विविपेरस। एक होते हैं ओविपेरस, दे ले एग्स। ठीक है, तो विविपेरस जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, और ओविपेरस दे ले एग्स। तो सबसे पहले बात करें किसकी? पहले ऑप्शन की, हाउस लिजार्ड। हाउस लिजार्ड क्या है? एक ओविपेरस। हाउस लिजार्ड क्या है? ओविपेरस, जो क्या करता है? दे ले एग्स। ठीक है, तो हाउस लिजार्ड क्या है? ओविपेरस है, जो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? रेप्टिलिया, बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया। तो ये हो गया इनकरेक्ट। आफ्टर दैट सेकेंड ऑप्शन है ओस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी क्या है? ओविपेरस है। ओस्ट्रिच भी क्या है? ओविपेरस है, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये करता है एवीज से। किससे? एवीज से। बात करें पीजन, पीजन भी क्या है? एक ओविपेरस है। पीजन भी क्या है? ओविपेरस है, जो बिलोंग किससे करता है? एवीज से। तो बचा कौन सा? ओविपेरस। ना तो पूछा था क्वेश्चन में कौन सा? विविपेरस। तो कंगारू क्या है? कंगारू है विविपेरस। कंगारू क्या है? विविपेरस। इज दैट क्लियर? तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। तो जो ओविपेरस है, विविपेरस, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले 3 मेन मोड ऑफ होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो एनिमल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो विविपेरिटी, विविपेरस, ओविपेरिटी, ओविपेरस, ओवोविविपेरिटी। इज दैट क्लियर? तो जो सबसे पहला आता है विविपेरिटी, विविपेरिटी गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है विविपेरस, फर्टिलाइजेशन इन विविपेरस एनिमल, तो वो कैसे होता है? वो इंटरनली होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा वो मदर बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू द मदर। किसके थ्रू कनेक्ट होता है? एज वी ऑल नो, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल मैमल्स जो भी है लाइक हॉर्स, फिशेस लाइक शार्क, और कुछ स्पीसीज वो क्या है? वो सब है विविपेरस, जो क्या देते हैं? जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, उसे कहते हैं विविपेरस। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ओविपेरस, जो क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व लेइंग ऑफ एग्स बाय द एनिमल। जो एनिमल्स क्या ले करते हैं? एग, लेइंग ऑफ एग्स बाय द एनिमल, जिसे हम कहते हैं ओविपेरिटी। इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? वो होता है विद इन द एग। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ विविपेरिटी वो कहाँ हो रहा था? वो हो रहा था मदर बॉडी के अंदर। बट इन केस ऑफ ओविपेरिटी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है विद इन द एग। इज दैट क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन ये इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। ठीक है, ओविपेरिटी में पूछ लिया अगर, फर्टिलाइजेशन इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी। तो जैसे बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, ये सब किस में आता है? ये आता है ओविपेरस में। उसके बाद आता है ओवोविविपेरिटी। This method involves laying of eggs and then keeping them inside the mother body till the young are nearly रेडी टू हैच। ये जो मैथड होता है इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व लेइंग ऑफ एग, और उसके बाद उसे कहाँ रखा जाता है? मदर बॉडी के अंदर रखा जाता है तब तक जब तक वो जो यंग है आर नियरली, जब तक वो हैच के लिए रेडी ना हो जाए। ठीक है, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली होता है, जैसे लिजार्ड और स्नेक। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हाउस लिजार्ड। हाउस लिजार्ड हमने देखा कौन सी किससे बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, रैप्टिलिया से, जो क्या है एक ओविपेरस है। जो ओविपेरस है तो एग ले करता है, जिसका डेवलपमेंट जो होता है यंग वंस का वो कहाँ होता है, इनसाइड द एग। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी कौन सी कैटेगरी, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एविस से बिलोंग करता है। ऑन फर्टिलाइजेशन ऑस्ट्रिच भी क्या करता है, ले अ फर्टिलाइज एग विद इन विच द यंग वन डेवलप। और ऑस्ट्रिच एग्स आर कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एग ऑफ ऑल। एज वी ऑल नो कि जो ऑस्ट्रिच का एग है उसे क्या कंसीडर किया जाता है, लार्जेस्ट एग ऑफ ऑल। ऑस्ट्रिच भी कैसा है, ओविपेरस है। पिजन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एवीज से, ये भी ओविपेरस है। डेवलपमेंट ऑफ यंग वन जो होता है वो कहाँ होता है, टेक प्लेस इनसाइड द एग। और वंस द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन इज कंप्लीट एट द एंड ऑफ 18 days सो एग आर हैच्ड। आफ्टर दैट कंगारू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये करता है मैमेलिया से। ये विविपेरस एनिमल है, ये बर्थ देता है टू द इमेच्योर यंग वंस को बर्थ देता है। आफ्टर दैट यंग वन बोर्न इज इमेच्योर नेक एंड 1 inch लॉन्ग, लंबा होता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसे ट्रांसफर किया जाता है लार्ज मर्सोपियम। लार्ज मर्सोपियम एक पाउच होता है जिसके अंदर ऑफ द मदर, जिसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये कब बाहर आता है, इट टर्न 4 month old। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले बात करें हैन, कैट, फ्रॉग और स्नेक। तो जो बात करें किसकी, हैन की, तो बात करें अगर हम हैन की, तो हैन क्या है, एक स्पीसीज है किसकी, बर्ड की। हैन क्या है, दैट इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इज दैट क्लियर? हैंस क्या है, स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा आता है कैट। कैट कौन सी स्पीसीज है, कैट किससे बिलोंग करती है, ये है एक मैमेलियन स्पीसीज। कैट क्या है, एक मैमेलियन स्पीसीज है। मैमेलियन स्पीसीज है तो इट मींस कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल। फ्रॉग, अब बात करें किसकी, फ्रॉग की। तो जो फ्रॉग है उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा यही क्या होगा, करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात की जाए स्नेक की, तो स्नेक किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, रेप्टाइल से। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें होता है इंटरनल। और फ्रॉग में कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो होता है फ्रॉग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइसोसोम्स कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स, जिसे हम क्या कहते हैं। तो लाइसोसोम कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, से कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कंटेन इनएक्टिव एंजाइम आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। तो पहला है ऑटोफेगोसोम, इनकरेक्ट। रेजिडुअल बॉडीज, इनकरेक्ट। सेकेंडरी लाइसोसोम, इनकरेक्ट। प्राइमरी लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसपिरेशन पुल विल बी मैक्सिमम। ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो कब मैक्सिमम होगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से किस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन पुल मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओनली मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है लिविंग वर्ल्ड में दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, जो खुद से रेप्लिकेट होता है। इज दैट क्लियर? कि एक ऐसा मॉलिक्यूल्स लिविंग वर्ल्ड में जो खुद से रेप्लिकेट होता है, और इसका आंसर आप सबको पता होगा वो क्या है, दैट इज डीएनए। दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ओनली मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इज डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, दूसरा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थर्ड है एडेनिन और ग्वानिन। तो एज वी ऑल नो क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीन नहीं होते, चारों होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। तीन जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, तो एनसीईआरटी में गिवंस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो वो जरूर रीड आउट कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है, वो हमेशा कैसा होता है, यूनिवर्सल। बात तो सही है। इट इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट बेसिस कॉरेस्पॉन्ड टू 20 अमीनो एसिड, ये भी है। ये नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिजियस है, कोमालेस है, ये भी सही है। इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्या हैं, ये सारे ही जेनेटिक कोड के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एड्स इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो एड्स है वो किससे कोज्ड होता है, कौन से वायरस से कोज्ड होता है, तो वो होता है HIV वायरस से। जो ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन का, वो जनरली इनमें से किस वजह से होता है, तो एज वी ऑल नो कि जो एड्स है, ठीक है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, किससे कॉज्ड होता है, कौन से वायरस से होता है, ये होता है HIV वायरस से। HIV क्या होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब होता कैसे है, लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो कंटामिनेटेड फूड या पानी पीने से कभी भी एड्स नहीं होता है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, तो ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, की पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करने से एड्स होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, की जिस भी पर्सन को एड्स है अगर हम उससे हैंड शेक करते हैं तो हमें भी एड्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमने डिसीज पढ़ा था कि दो टाइप्स की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो कैसी होती है, वो होती है इन्फेक्टियस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिसीजेस। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैसी होती है, ये होती है नॉन इन्फेक्टियस। नॉन कम्युनिकेबल कैसी होती है, नॉन इन्फेक्टियस। तो जो इन्फेक्टियस डिसीज होती है वो इजीली ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट होती है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, जो नॉन ट्रांसफरेबल है। जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो इजीली ट्रांसमिट होती है बट नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो एड्स है वो कैसी डिजीज है, कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल है। तो ये किसके थ्रू होती है ट्रांसमिट, ये होती है ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
ठीक है, यू ऑब्जर्व अ सेल, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल ऑब्जर्व की जाती है जिसमें विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज ऑर्गेनल, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के बड़े ऑर्गेनल होते हैं और ईच बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, द सेल इज मोस्टली लाइकली। तो वो किसकी तरह होती है, वो होती है प्लांट सेल। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो तो हो गया करेक्ट आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अब वो लार्ज ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो प्लांट सेल क्या कंटेन करती है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जिसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये ऑर्गेनल है विच आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन, और न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है, बाकी जितने भी ऑर्गेनल हैं उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये इनके फंक्शन भी थे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनल दैट मेक एटीपी इज, ऐसा ऑर्गेनल जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल दैट इज एटीपी। तो पहला ऑप्शन है आपका माइक्रोबॉडी। तो एज द नेम इंडिकेट, माइक्रोबॉडी एक तरह का क्या होता है, सेल ऑर्गेनल है, इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। ठीक है, माइक्रोबॉडी क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जो कहां पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट, एनिमल। इज दैट क्लियर? दैट इज फाउंड इन द, दैट इज found in the cell of plant animal. Is that clear? दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस। एज वी ऑल नो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल की जो बाकी अदर ऑर्गेनल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। द ऑर्गेनल दैट मेक एटीपी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, मेक ATP that is adenosine triphosphate. So according to this, third option is the correct answer. Last option राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, बताना है कि किस प्रकार का संबंध है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है, व्हाइल देयर इज नो अफेक्ट ऑन अदर। ठीक है, कि किस प्रकार का संबंध है जिसमें जो एक जीव है उसका तो हो रहा है बेनिफिट, जबकि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो होता है कॉम्युनलिज्म। क्या होता है, कॉम्युनलिज्म। पहला है सिम्बायोसिस, इनकरेक्ट। दूसरा है कॉम्युनलिज्म इज द करेक्ट आंसर। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। तो वर्ड सिम्बायोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है, जो फ्रॉम ग्रीक ऑरिजिन, टुगेदर एंड लिविंग। ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्लोज इंटरेक्शन और रिलेशनशिप शो करता है दो अलग अलग स्पीसीज की। इज दैट क्लियर? तो इसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है, व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। दूसरे का ना तो बेनिफिट है, ना ही हमें उसे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये किस प्रकार का रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है, वहीं जबकि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो क्या था, कॉम्युनलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो दोनों ही स्पीसीज है उन्हें क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे हम प्लस प्लस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, पैरासिटम, जिसमें एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का हार्म होता है। कंपटीशन में किसी का बेनिफिट नहीं होता। प्रीडेशन, एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है, वहीं दूसरी मर जाती है। न्यूट्रलिज्म, बोथ स्पीसीज अनअफेक्टेड। तो ये 6 टाइप्स हैं, ये आप ध्यान रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने क्वेश्चन टाइप भी देख लिया होगा, और इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक बार एक्सप्लेन, मतलब वो आप एक बार डिटेल में स्टडी कर लेना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू लुक फॉर ई कोलाई, कि इनमें से किस में हम ई कोलाई को देखते हैं। तो पहला है मिल्क, क्या मिल्क में हम ई कोलाई को देखते हैं? दैट इज इनकरेक्ट, मिल्क में नहीं देखते। वाटर में देखते हैं? वाटर में भी नहीं देखते। ह्यूमन इंटेस्टाइन में, यस, तो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में हम किसे देखते हैं? दैट इज ई कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है HCl इज सिक्रीटेड बाय, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसके थ्रू सिक्रीट होता है, किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो ये होता है ऑक्जेंटिक सेल के, किसके थ्रू? ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू। तो पहला है जाइमोजन सेल, इनकरेक्ट। पैप्टिक सेल इनकरेक्ट, ऑक्जेंटिक सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, एज वी ऑल नो कि जो सेल है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल दी थी, जो सेल की डिस्कवरी की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, 1665 में सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कौन सी सेल की थी? डेड सेल की थी। ठीक है, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी एंटन वेन ल्यूवेन हुक ने। किसने की थी? एंटन वेन ल्यूवेन हुक ने। बात करें न्यूक्लियस की, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी कि सारी सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो वो किसने दी थी? वो दी थी सिचलेडिन एंड सचमोन ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये किसने कहा था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। अगर पूछ ले कि ऑल सेल arise from pre-existing cell, तो वो किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? सिचलेडिन एंड सचमोन ने दी थी। अगर पूछ ले मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? तो मॉडर्न सेल थ्योरी में आएगा इनका तीनों का नाम। ठीक है, सिचलेडिन, सचमोन एंड रुडोल्फ विर्चो। इज दैट क्लियर? तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो सेल है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम क्या हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं, और सेल का जो साइज है वो सब क्या है? वो डिफरेंट है। बट इन अ माइक्रोस्कोपिक एल्गे, अ banyan tree और अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि ना माइक्रोस्कोपिक एल्गे, चाहे वो क्या हो, banyan ट्री हो या ह्यूमन बीइंग हो, स्टार्ट एज अ सिंगल सेल कॉल्ड, कि सबकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एग। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि एक एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है, जिसे एक कोशिका को कहा जाता है एग। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है द फ्लूइड मैट्रिक्स of the nucleus is called, the fluid medium of the nucleus, कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं कहते। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी नहीं कहते। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, कि जो फ्लूइड मीडियम होता है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये हम देखेंगे किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। तो न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मैम्ब्रेन ऑर्गेनल है। दो मैम्ब्रेन होती है, एक आउटर मैम्ब्रेन, दूसरी इनर मैम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन, और जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। जो ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन के बीच में जो होल्स होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो है दैट इज अ न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? दैट इज अ न्यूक्लियोलस। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या है? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जस्ट एज द फ्लूइड इनसाइड अ सेल, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, एज वी ऑल नो, उसे हम क्या कहते हैं? जो फ्लूइड कहां होता है? इनसाइड द सेल, फ्लूइड
इनसाइड द सेल, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? और जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होता है, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। Is that clear? It is enveloped by nuclear membrane and consists of chromatin, chromosome and nucleolus. Is that clear? तो क्वेश्चन में था कि the fluid medium of the nucleus, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और आपने देखा होगा कि आयुर्वेद भी है, तो न्यूक्लियस बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे पहला, एक तो ये जीन की क्या करता है? सिक्योरिटी करता है। न्यूक्लियस हेल्प इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द जीन्स। दूसरा फंक्शन है, इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल बाय रेगुलेटिंग, जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करता है। ये हेरिडिटी ट्रेट्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेरिडिटी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। ये डीएनए स्ट्रैंड और प्रोटीन को स्टोर करता है। न्यूक्लियस क्या है? एक साइट है जहां पर क्या होता है? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। इट गवर्न जीन एक्सप्रेशन, जो फैसिलिटेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, और इट ऑल्सो कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय। जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वो इनमें से किसके द्वारा हो सकता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। वो हेट्रोसिस होता है, फ्यूजन होता है, माइटोसिस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। इजी क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय, किसके थ्रू होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनल ऑफ एन एनिमल सेल? लेट्स सी। पहला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जिसे मैं AC से डिनोट कर दूं, एनिमल सेल। ठीक है, मार्क कर दो। ठीक है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, बट सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका इनकरेक्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, बट सेल वॉल नहीं होती, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बट प्लास्टिड्स नहीं होती, ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन होती है, थर्ड है सेल वॉल नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। डी देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, जो डी ऑप्शन हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि प्लांट और एनिमल सेल आर यूकेरियोटिक एंड कंटेन वेल डेवलप्ड सेलुलर ऑर्गेनल। जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। बट जो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं प्लांट सेल में। कि जो सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं प्लांट सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? तो जो प्लास्टिड है, हमने देखा प्लास्टिड भी कहां पाई जाती है? प्लास्टिड भी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तीन तरह की प्लास्टिड होती हैं, विच आर द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। जो प्लास्टिड है वो तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है, एज वी ऑल नो, वो कौन कौन है? वो है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। पूछ ले अगर, पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड, पिगमेंट containing plastids, that is chloroplast and chromoplast। इज दैट क्लियर? और ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? उसका काम होता है एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट इज द चीफ प्लास्टिड जो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करती है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्ट एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। इज दैट क्लियर? तो ये प्रॉपर किसका एक्सप्लेनेशन था? प्लास्टिड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देख लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आने के जनरली चांसेस होते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो एनिमल सेल होती हैं वो जनरली उनका साइज कैसा होता है, उनका साइज होता है स्मॉल, ठीक है। वहीं जो प्लांट सेल होती हैं वो कैसी होती है, वो लार्जर होती है एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में अभी हमने देखा था जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करी जाए किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, और एज वी ऑल नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होती हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होती हैं। अभी हमने देखा था प्लास्टिड 3 टाइप की होती हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होती हैं, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूगिलिना, इसमें एक्सेप्शन है, दैट इज यूगिलिना। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मैनी एंड स्मॉल। जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी, प्लांट सेल के पास सिंपलर प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस जिसे हम कहते हैं डिक्टोजोम्स। एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। और जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गेनल, तो ये तो सही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, ये बात आप सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनल एज वी ऑल नो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट। पूछी थी कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया हो गया वो राइबोसोम्स कंटेन नहीं करते हैं, विच आर स्मॉल स्ट्रक्चर जो दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन राइबोसोम, जो कि क्या होते हैं, विच आर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अनलाइक यूकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो कैसे होता है, स्मॉलर होता है। राइबोसोम्स के हमने 2 टाइप पढ़े थे, 70S और 80S। तो 70S आर अपोज टू द 80S राइबोसोम इन यूकैरियोटिक, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। आफ्टर दैट जो इनके क्रोमोसोम है किससे मिलकर बने होते हैं, देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और देयर साइजेस जनरली स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, राइबोसोम आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, एवीज आर, तो एवीज कौन होते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अवीज की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एज वी ऑल नो बॉडी किससे कवर्ड होती है, उनकी फेदर से कवर्ड होती है। अवीज जैसे स्पैरो, पीकॉक, डक, हैन, ये सब किस में आता है, ये आता है एवीज में, ठीक है। तो इनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, फेदर से। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, विंग्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। एवीज क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। Bones are hollow and light in weight. They have scales only on legs and claws on their toes. ठीक है, scales कहाँ present होते हैं, सिर्फ legs पर, claws कहाँ होते हैं, on their toes. Jaws provided with horny beak, but उनके पास कोई दांत नहीं होते हैं। Female lay hard shell
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स कैसे होते हैं? मैमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड, और जो नहीं कर पाते वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जैसे लिजर्ड, फ्रॉग, ये सब क्या है? ये सब है कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फंजाई आर ऑलवेज, तो फंजाई हमेशा कैसी थी? हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ऑटो तो नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट। हेट्रोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड्स होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक इज द करेक्ट आंसर की फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, जिसमें 5 किंगडम डिफाइन द क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या शो करता है? डाइवर्सिटी शो करता है ना, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई आर कोस्मोपॉलिटन, जो कहाँ होता है? एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट। और स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसा कि अभी बताया था, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। इज दैट क्लियर? सैप्रोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से ऑब्टेन करते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्जर्व करता है, यूजुअली डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, दैट इज सैप्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोट्रॉप एज वी ऑल नो कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रीन प्लांट, ठीक है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो हु डिराइव देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, द वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम, जो वायरस क्या करता है? वायरस जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, वो कौन है? दैट इज बैक्टीरियोफेज, दैट इज बैक्टीरियो फेज। लेट्स सी, तो पहला है एर्बोवायरस, विर्मिया, बैक्टीरियोफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मैन बिलोंग टू द फाइलम, मैन कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इजी क्वेश्चन है, दैट इज कॉर्डेटा। किससे? कॉर्डेटा। तो मोलस्कस से इनकरेक्ट, कॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी डिस्कस किया था, जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या है? सेल है। तो पहला है ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड की एक बूंद नहीं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नहीं, प्रोटीन का सेट नहीं, सेल। तो जो सेल है दैट इज द करेक्ट आंसर। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। डिस्कवरी बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं, रॉबर्ट हुक, in which year? 1665. Next question, question number 32 है, Solanum tubersum is a scientific name of potato, tomato, cabbage, brinjal। तो जो सोलेनम ट्यूबरसम है ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो जो सोलेनम ट्यूबरसम है दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, ICBN मेक द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। हेयर ICBN स्टैंड फॉर, कि जो ICBN है नामकरण के लिए क्या बनाता है? नियम बनाता है बेसिकली। तो ICBN क्या है? अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे आंसर करके आएंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो गलत हो जाएगा। ICBN है दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है इंटरनेशनल कमेटी नहीं है, इंटरनेशनल कमेटी नहीं है, तो दैट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर बायोबॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बाकी का भी देख लेते हैं एक बार, ICZN दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दिस कोड गवर्न द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, ठीक है। ICNM NB, तो ये इंटरनेशनल कोड होता है किसके लिए? नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो कोड था गवर्न द किसके लिए है? ये बैक्टीरिया के नाम के लिए है। नोट दैट आफ्टर 1999 दिस कोड वाज नेम एज ICNP, ठीक है। ICNP क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट, जिससे
जिस कोड को करेंटली यूज किया जाता है फॉर द नेम ऑफ प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। ICTV इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, दिस इज फॉलो बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस एंड इट गवर्न द नेमिंग ऑफ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। लेट्स सी, तो पहला है बोन्स। तो बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। तो दैट इज इनकरेक्ट, प्राइमेट भी नहीं है, फॉसिल्स इज द करेक्ट आंसर। एंड स्टडी ऑफ बर्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, पूछा था पैलेंटोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ fossils. Next क्वेश्चन नंबर 35 है, select the correctly written scientific name of mango which was described by Carlos Linnaeus, that is Magnifera indica। तो पहला है Magnifera indica और ये किसका नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, that is incorrect। तो सेकंड ऑप्शन होगा, that is the correct answer। Let's see, जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म का नेम लिखने का, वो किसके बेसिस पे होता है, इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रूल जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनेनियस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। बहुत सारे सर्टेन रूल्स है कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर सकते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज करके। तो जिसमें पहला वर्ड क्या था, जो पहला फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। सेकेंड वर्ड हमेशा जो स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। जो दूसरा वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, और वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक्स और अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। कि जो साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट का नेम किस में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में। अदरवाइज अगर हैंड रिटन है तो उसे लिखने के बाद अंडरलाइन की जाएगी। तो जो साइंटिस्ट का नेम है वो कैसे लिखा है, वो इटैलिक्स में ही लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, लिनेनियस। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एक बार डिस्क्राइब कर दिया। आफ्टर दैट ये कुछ कॉमन नेम है उनका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे एज वी ऑल नो, पी का आप सबको पता होगा, दैट इज पाइजम सैटिवम, ऑनियन एलियम केपा, मैंगो मैग्निफिरम इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वीट का बहुत बार पूछा जाता है, ट्राइटिसियम एस्टिवम, ठीक है। बेनियन फिकस, बेनियन का उतना नहीं आता। इंडियन फ्रॉक बहुत बार पूछा जाता है, रेना टिग्रीना, कैट फेलिस कैक्टस, ठीक है। कोबरा नाजा नाजा, ह्यूमंस होमो सैपियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, द टर्म सिस्टमैटिक रेफर टू। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कि सिस्टमैटिक्स में हम प्लांट और एनिमल के ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि कैसे हम मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन करें और कैसे उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, के अलग जो ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कुछ हद तक बात सही है। दूसरा है स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, की ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को और उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करें। तो इसमें आएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, की डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। एज वी ऑल नो कि जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी है वो कौन है, कार्लस लिनेनियस। तो डार्विन इनकरेक्ट, मेयर इनकरेक्ट, हिपोक्रेट्स इनकरेक्ट, लिनेनियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा था, डार्विन के थ्रू। लेट्स सी, पहला मेंडल जिसने बी प्लांट पे किया था, इनकरेक्ट, डार्विन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे बायो के कुछ 38 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।